Alright, so this is the first video that is being prepared for Repeaters Medical Batch. So here we are taking the topics in short and we'll build the concept so that we can solve the questions with the help of those concepts. So in this video we're going to discuss about work. So work क्या होता है? If we apply some force on any object, अगर हम किसी भी object पे कोई force apply करते हैं and if due to that force the object have some displacement, then we can say that a work is done on any object. So just take this horizontal surface. We have an object here. Let the mass of the object be m. Now if we apply a force on this object, like this is the force applied, and due to this force if the object gets displaced in the same direction by a displacement s, then we can say that कि हमने इस पे कुछ काम किया है, a work is done on this particular body. So we can find the work done here. As we know, हम 9th class में पढ़ते हैं work done is equals to force into displacement. So here work done is equal to force into displacement. But ऐसा हमेशा नहीं होगा. अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है और अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, नाउ इस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा वो अब भी आगे की तरफ ही डिस्प्लेस होगा. सो हियर दिस एंटायर फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट. ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सो हमें वर्क डन निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर जो हम फोर्स लेंगे वो फोर्स लेंगे जो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेट दिस एंगल जिस पे ये फोर्स काम कर रहा है बी थीटा. ये एंगल हमारा थीटा हो गया. सो वी हैव दिस फोर्स हियर, यू कैन सी, एंड ये जो फोर्स है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं अपने एक्सियल कंपोनेंट्स में. तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका एंगल थीटा बन रहा है, तो विल हैव दिस कंपोनेंट एज एफ कॉस थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा के बराबर. नाउ यू कैन सी दैट एफ साइन थीटा जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है और एफ कॉस थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. तो इस एक फोर्स को हमने स्प्लिट कर लिया इसके दो कंपोनेंट्स में. नाउ एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट का इस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. इट मीन्स this is the only force which is responsible for this object to get displaced in this horizontal direction. So here अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि है f cos थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से. So ultimately the formula for work done will be f s cos थीटा. यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल है. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. तो कहीं पर भी अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम इस एफ एस कॉस थीटा को ही यूज करेंगे. अच्छा, अगर हम ऊपर वाले केस में देखें तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना का बन रहा है, इट इज 0 डिग्री. सो हियर इफ यू वांट टू फाइंड वर्क डन तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये हमारा जनरल फॉर्मूला है. So we always use this general formula Fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement. अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री का है. सो इफ यू वांट टू फाइंड वर्क डन, आपको पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है +1. सो W will be equal to F into S. So that's what we got here, force into displacement, because the entire force जो भी आपने लगाया फर्स्ट केस में वो पूरा का पूरा फोर्स इस ऑब्जेक्ट को एक के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था. दैट्स व्हाई वी कंसीडर द एंटायर फोर्स एंड मल्टीप्लाइड द फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट. बट हियर इन द सेकंड केस एज यू सी फोर्स ऑब्लिकली काम करता है, जिसकी वजह से फोर्स पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली. सो हमने फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसीडर किया उसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की के लिए.
So that's why we have work done given by Fs cos theta, where F cos theta is the horizontal component of the force. So ये है हमारे पास work done का general formula. Now depending upon this formula, we can have positive work done, zero work done and negative work done, because we know that कि अगर हम अपने quadrants को देखें, so here this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. We have 4 quadrants and first quadrant में सभी positive होते हैं, जितने भी trigonometric functions होते हैं ना, they all are positive. Second quadrant में sin positive होता है सिर्फ, third quadrant में tan positive होता है और fourth quadrant में cos positive होता है. So we can see ASTC, all school to college, first, second, third, fourth quadrants. So अगर first quadrant में सारे के सारे trigonometric functions possible हैं, positive हैं, so if you see the angle here, यहाँ पर 0 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, ये है 180 and ये है 270, और फिर अगर हम सर्किल को कंप्लीट करते हैं तो दिस इज 360 एंड सो ऑन. हम उसको दूसरी बार भी रोटेट कर सकते हैं. सो 360 प्लस 90 विल बी 450 एंड देन सो ऑन. हम उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं. बट हियर इफ यू टॉक अबाउट वन कंप्लीट सर्कल हियर, तो 0 से 90 डिग्री तक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फंक्शन, या फिर हम बात करें थीटा की, तो थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी थीटा आएगा, उस समय उस थीटा के ऊपर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो we'll get a positive result only. But if you see, if the theta is more than 90 and less than 180, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और इस टाइम पे अगर थीटा के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऑपरेट करेंगे तो साइन और साइन का इन्वर्स जो होता है कोसाइन, वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे नेगेटिव. ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव. ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी के सारे फंक्शंस नेगेटिव रिजल्ट हमें देंगे. सो इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होगा, थीटा होगा, वो 0 और 90 के बीच में लाई करेगा. इट मीन्स वो एक्यूट एंगल होना चाहिए. ना इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होगा वो 90 और 180 के बीच में लाई करना चाहिए. तो दैट इज योर ऑब्ट्यूस एंगल. तो थीटा जब ऑब्ट्यूस होगा तो उस समय cos जो होगा, इफ यू टॉक अबाउट cos, दैट विल बी नेगेटिव. If you talk about sine, that will be positive. So here, depending upon this, we can have 3 types of work done: positive, 0 and negative. If you talk about positive work done, means theta जो होना चाहिए वो acute होना चाहिए. अगर acute है, it means theta should lie from 0 to 90. सो इस केस में क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव. अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो आपका वर्क डन भी होगा Fs cos थीटा, दैट विल बी पॉजिटिव वर्क डन. सो वी कैन गेट अ पॉजिटिव वर्क डन ओवर हियर जब थीटा एक्यूट है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट जीरो वर्क डन, इस केस में थीटा होना चाहिए राइट एंगल, मतलब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री. तो आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0. सो हियर वर्क डन विल बी इक्वल टू Fs cos 90, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. सो यहाँ पर वर्क डन 0 हो जाता है जब आपका थीटा हो 90. ना इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव वर्क डन, तो नेगेटिव वर्क डन के लिए आपका जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस होना चाहिए. ऑब्ट्यूस मीन्स थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 के बराबर या से छोटी हो सकती है, मतलब इट शुड लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर आपको पता है कि cos थीटा जो होगा उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव. अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो वर्क डन जो होगा इट विल बी Fs cos थीटा विच इज नेगेटिव. So you can get positive work done, you can get zero work done, you can get negative work done depending upon different values of theta. Alright, so these are the basics of work done. Okay, so now we'll take some questions on the same. Okay, before going to the questions, let's see one thing here कि अगर हमें force और displacement rectangular components की form में given हो, तो अब हम उस केस में वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे.
यहाँ पर हमने देखा बेसिकली जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा वर्क डन निकालने के लिए। सो लेट्स राइट इट डाउन। यहाँ पर हमारे पास वर्क डन निकालने के लिए जो जनरल फॉर्मूला है इज एफ एस कॉस थीटा। अब अगर हम इसको देखें तो एज वी हैव सीन फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर हम यहाँ पर ए और बी का डॉट करते हैं ए डॉट बी तो हमें मिलता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखें कि ए और बी जो है ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और थीटा इनके बीच का एंगल है। ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो इफ वी हैव द फॉर्मूला एज ए बी कॉस थीटा तो हम इसको ए डॉट बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अपने इस वर्क डन के फॉर्मूले को देखें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लगने वाला एंगल है। सो हम इसको भी लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। तो ये हम लिख रहे हैं एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऐसा हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो दो वेक्टर क्वांटिटी जिनका हम डॉट कर रहे हैं उनका डॉट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट रिजल्ट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने किया, मीन्स वी टुक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्ट वी गॉट ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो F फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और S डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इन दोनों का डॉट किया, डॉट करने के बाद हमें मिला वर्क डन। इसका मतलब है कि वर्क डन जो है इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। सो हियर वी गॉट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने ऑब्टेन किया है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, और यू कैन से ये हमने ऑब्टेन किया है दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट से। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। नाउ अगर हमें दोनों वेक्टर्स मतलब F वेक्टर और S वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये दोनों ही वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है तो ज़रा उसके बारे में मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। देखिए अगर हमारे पास अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इस तरह से और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर को हम लोग इसके एक्सियल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने अभी किया था फोर्स को उसके एक्सियल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। उसी तरह से यहाँ पर जो ए वेक्टर हमारे पास है इसको हम अपने एक्सियल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट मिलेगा दिस इज ए एक्स वेक्टर, ये जो कंपोनेंट मिलेगा दिस विल बी ए वाई वेक्टर। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास थर्ड एक्सिस भी हो तो वहाँ पर हमें ए जेड वेक्टर भी मिल सकता है। तो अब ये आपको पता आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहाँ पर दो वेक्टर को ऐड करके आप रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप ए एक्स वेक्टर को पैरेललोग्राम बना करके ऐड करेंगे ए वाई वेक्टर के साथ तो आपको ए वेक्टर मिलेगा। सो ए इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब है कि या तो आप ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर को इंडिविजुअली लगाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर आप ए एक्स और ए वाई की बजाय सिर्फ एक वेक्टर लगाएं दैट इज ए वेक्टर। सो ए इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब आपको पता है कि हम जब अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को वेक्टर को पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो उससे पहले थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं उसमें। तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें हम जो एक्सिस है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस को हमने डायरेक्शन दिया हुआ आई कैप, वाई को देते हैं जे कैप और जेड को देते हैं के कैप। तो आप यहाँ पर ए एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए एक्स
आई कैप, मतलब इट इज इंडिकेटिंग कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, प्लस ए वाई जे कैप। तो यहां पर ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के। ऑलराइट, अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें, ये तो 2 डायमेंशंस में था, आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 एक्सेस हैं एक्स एंड वाई। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, यहाँ पर ए जेड वेक्टर। यहाँ पर ए एक्स, एक्स जो है दैट इज सबस्क्रिप्ट, वो बस ये डिनोट कर रहा है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ है या ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। यहाँ पर a इंटू एक्स नहीं है, दिस इज a एंड इन सबस्क्रिप्ट वी हैव x, सो दिस इज ax जो इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज along x axis, then we have ay that is indicating this is along y axis, and then we have az indicating that this vector is acting along z axis. So here इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ax I cap plus ay j cap plus az k cap. So this is a vector in its rectangular component form. अब अगर हमें अब किसी भी वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख करके डील कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं करना चाहते तो हम उसको ड्रॉ करके भी वेक्टर एडिशन से या वेक्टर सब्ट्रैक्शन से या प्रोडक्ट निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। सो अब अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है, इट इज एफ एस कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर अब हमारे पास ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, अगर इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं वर्क डन। लेट्स सी, ये एफ वेक्टर है जो कि हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो ये तो फोर्स के कंपोनेंट्स हो गए एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग, एंड सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एस जो डिस्प्लेसमेंट है, अब ये जो कहीं पर भी किसी भी स्पेस में अगर डिस्प्लेस कर रहा है कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज इंडिकेटेड बाय एक्स हियर, जो वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेस हुआ दैट इज इंडिकेटेड बाय वाई, एंड जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज इंडिकेटेड बाय, दैट इज गिवन बाय जेड। तो अगर आपको करना है, आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन, so it will be dot product of two vectors force and displacement. So you can write it like this, fx I cap plus fy j cap plus fz k cap, ये हो गया force, dot x I cap plus y j cap, let me erase these, plus z k cap. अब आपको डॉट करना है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो i का कंपोनेंट है वो सिर्फ i के कंपोनेंट के साथ डॉट होगा, बाकी i का कंपोनेंट को अगर हम j के कंपोनेंट के साथ डॉट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0, और i के कंपोनेंट को हम k के साथ भी डॉट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0। मतलब इफ वी हैव द कंपोनेंट ऑफ i, इट शुड बी डॉटेड विथ द कंपोनेंट ऑफ i ऑफ द अदर वेक्टर ओनली। तो अब आपको जो यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा w इज इक्वल्स टू fx into x, because I dot I is equal to 1, plus fy into y plus fz into z. So this is how you can find the work done if you have rectangular components of the force and the displacement given to you. तो ये हमने 3 डायमेंशन के लिए देख लिया। हो सकता है आपको 2 डायमेंशन में ही गिवन हो, तो वहाँ पर एक एफ के 2 कंपोनेंट्स गिवन होंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। डिस्प्लेसमेंट के भी 2 कंपोनेंट्स गिवन होंगे, एक्स की तरफ और वाई की तरफ। तो आप वहाँ पर उन दोनों का डॉट करके निकाल सकते हैं वर्क डन। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो वर्क डन हमने निकला उसमें आई जे के कुछ भी नहीं है, क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसके पास आई जे के जैसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन rectangular component form. Okay, now we'll take some questions. Okay, so let's take the first question now. A gardener pushes a lawn roller through a distance of 20 meter. He applies a force of 20 kg weight. Now if it is 20 kg weight or 20 kg F,
we should multiply 20 kg as mass by g, that is acceleration due to gravity. So that will give us the force. So it is 20 kgf or 20 kg weight, and in a direction that is inclined at 60 degree to the ground. So you can see कि जो लॉन रोलर है उसका डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन फोर्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा. The force which is applied, it is applied at an angle of 60 degree with the ground. So ground means horizontal direction से 60 degree पे force हमने apply किया हुआ है, and the value of g is given to us. It should be 9.8 meter per second square. Now you see here we have, first of all let's add on the given things. क्या क्या चीजें हमें given है. We have force given to us, it is 20 kg weight, that is equal to 20 into 9.8 Newton. Then we have displacement 20 meter, and angle also given to us 60 degrees. So we have the formula of work done, that is Fs cos theta. Simply इस formula में we have to put the values and solve. Force की जगह पर 20 into 9.8, displacement की जगह पर 20, and then cos of 60, that is 1 by 2. So if you solve it, you can get 20 into 9.8 into 20 into 1 by 2, which will be equal to 1960 joule. So this is the amount of work that is done. Okay, now let's take the next question here. Second question. In this question, you can see here we have a person who is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. तो उसने एक bucket को पकड़ा हुआ है by applying a force of 10 Newton. So he is continuously applying this force of 10 Newton to hold that bucket in his hand. Now उसको अपने हाथ में hold करके he moves a horizontal distance of 5 meter. पहले वो horizontally चलता है, and then he climbs up a vertical distance of 10 meter. And we are supposed to find the work done by him. So basically इसमें दो कैटेगरीज हैं. पहली कैटेगरी में वो जो बॉय है या जो मैन है वो बकेट को होल्ड करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और दूसरी कैटेगरी में वो उस बकेट को होल्ड करके वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है. और हमें दोनों ही केसेस में टोटल वर्क डन कितना हुआ उसको हमें फाइंड आउट करना है. सो हम इसमें एक एक करके फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि फोर्स कितना है. गिवन चीज़ों को लिखेंगे. द गिवन थिंग्स आर ही इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, and then horizontal distance if you talk about, that should be x, so that is equal to 5 meter, and then vertical distance let it be y, that is equal to 10 meter. So इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. केस 1 जब वो horizontal displacement करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम इसको देख रहे हैं. अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन. नाउ अगर वो एक बकेट को पकड़ के खड़ा है तो ही मस्ट बी अप्लाइंग फोर्स इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है ताकि वो उस बकेट को पकड़ के खड़ा हो सके, इट मस्ट बी अप्लाइड इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज वर्टिकली अपवर्ड्स. ना अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो दिस इज x जो कि कितना है 5 मीटर, और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अगर हम निकालना चाहते हैं वर्क डन, तो हमें पता है कि फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का. सो हियर थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ अगर हमें निकालना है वर्क डन, सो वी हैव द फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू एफ एक्स cos 90, एंड cos 90 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर नेट वर्क डन हो जाएगा 0, बिकॉज वी नो दैट वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है और वर्टिकली वो फोर्स अप्लाई कर रहा है बकेट के ऊपर. सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स उसने नहीं लगाया हुआ. सो देयर इज नो वर्क डन in taking that object towards horizontal direction. Now if you talk about second case, so in second case we have vertical distance.
तो हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। अब फोर्स देखें तो ये भी वर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल है, एंड ही इज क्लाइंबिंग अप, मतलब डिस्टेंस भी वर्टिकली ऊपर की तरफ है, एंड फोर्स इज ऑल्सो बीइंग अप्लाइड इन द अपर डायरेक्शन ओनली, सो द एंगल विल बी 0 degree. So here if you want to find the work done, W will be equal to F y cos 0 degree, that is equal to 10 into 10 into 1, because cos 0 is equal to 1. So this work done will be equal to 100 joule. So these are the two cases for this question. Now let's take the next question. Here we have a cyclist that comes to स्किडिंग स्टॉप, मतलब उसने ब्रेक मार के उसकी साइकिल स्किड करती है और स्किड करने के बाद साइकिल स्टॉप होती है. सो वी हैव अ साइक्लिस्ट विच कम्स टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर्स. तो उसकी साइकिल ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर्स तक स्किड करती है और फिर उसकी साइकिल स्टॉप होती है. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन. तो फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी हमें गिवन है, एंड इट इज द फोर्स जो कि रोड अप्लाई कर रहा है, फिर जो साइकिल के ऊपर अप्लाई हो रही है, इट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. क्योंकि अगर हम साइकिल को रोकना चाहते हैं तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द साइकिल. तो ये 200 न्यूटन का फोर्स उस साइकिल पे अप्लाई हुआ है जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द साइकिल. एंड हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, एंड फिर कैलकुलेट करना है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है. अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, if the object is not getting displaced, then the displacement of the object will be 0. So if you put 0 displacement in the formula of work done, the work done will also be equal to 0. So it simply means कि if you are doing some work on any body, then you should apply a force on that particular body, and due to your force उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें. तो हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है ऑफ साइकिल 10 मीटर, स्किड करता हुआ गया वो, और फोर्स, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड. तो हमें फोर्स on the cycle is given to you, it is 200 Newton. Now just assume कि ये साइकिल है. अब अगर साइकिल को स्टॉप करना है तो साइकिल का मोशन इस तरफ है, लेकिन जो हम फोर्स लगाएंगे वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो ये फोर्स है. तो अब साइकिल क्योंकि पहले ही v वेलोसिटी से चल रहा था, तो हमने फोर्स लगाया, बट फिर भी वो यहाँ से कुछ दूर आगे तक जाके फिर रुकेगा. तो साइकिल यहाँ से यहाँ आने के बाद स्टॉप होगा, बट हमने फोर्स कहाँ लगाया, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो बेसिकली इस केस में हम फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, या फिर रोड साइकिल के ऊपर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, बट जो साइकिलिस्ट है, जो साइकिल है, वो आगे की तरफ स्किड हो रहा है. तो इफ़ यू सी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होगा 180 डिग्री. तो यहाँ पर अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा होगा 180 डिग्री. तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 1. हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल. रोड ने कितना वर्क किया साइकिल के ऊपर. सो यहाँ पर देखें, साइकिल के ऊपर फोर्स लगा, हाँ लगा, कितना, 200 न्यूटन का. साइकिल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, कितना, 10 मीटर, जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का. सो वी हैव द फॉर्मूला एफ एस cos थीटा. सो हियर वी हैव फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, सब कुछ SI यूनिट में ही गिवन है, एंड देन वी हैव cos 180 डिग्री.
तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, so we have 200 into 10 into -1, so it will be minus 2000 joule. So this is the work done on the cycle. Now second part में देखें, how much work does the cycle do on the road? तो साइकिल ने रोड पे फोर्स लगाया, हाँ बिल्कुल लगाया, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब क्योंकि रोड साइकिल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स साइकिल भी रोड के ऊपर लगा रहा होगा। ओके फाइन, सो देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द रोड ड्यू टू द साइकिल। सेकेंड पॉइंट, क्या इस फोर्स की वजह से रोड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नो, द रोड इज नॉट डिस्प्लेसिंग, रोड अपनी जगह पर फिक्स्ड है, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड। तो यहाँ पर वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। सो यहाँ पर वी शुड राइट नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड। तो displacement of road is 0, so W will also be equal to 0. So no work is done by the cycle on the road because road is not getting displaced. Okay, so I hope you understood. Now let's take one more question here. Okay, in this question we can see we have a force given by I cap plus 5 j cap plus 7 k cap acting on a particle, and due to which the particle is getting displaced by displacement of 6 I cap plus 9 k cap. And we are supposed to calculate the work done if the force is given in Newton, means the unit of force is Newton, and the unit of displacement is given in meters. So we know that here आपका जो force है वो आपको उसके rectangular components में given है. So I cap means 1 I cap plus 5 j cap plus 7 k cap, और displacement जो है वो given है 6 I cap plus, यहाँ पर j cap नहीं है तो we can write 0 j cap plus 9 k cap, और हमें फॉर्मूला पता है कि वर्क डन कैन बी गिवन बाय f डॉट s। तो अगर हम इसको डॉट करेंगे तो इट विल बी f वेक्टर जो कि है 1 I cap plus 5 j cap plus 7 k cap dotted with 6 I cap plus 0 j cap plus 9 k cap। जब हम डॉट करेंगे तो क्या होगा? I के साथ डॉट होगा, तो I डॉट I इज 1, सो उसके कोफिशिएंट्स क्या क्या है? 1 इंटू 6, सो 1 इंटू 6, और ब्रैकेट में I डॉट I जो कि हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 0, और ब्रैकेट में J डॉट J जो कि हो जाएगा 1 प्लस 7 इंटू 9, और ब्रैकेट में K डॉट K जो कि हो जाएगा 1। सो यू कैन सी ये हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 63, so it is 69 joule of work. So this is how we can calculate the value of work done when the force and displacement are given in rectangular components. Okay, so now we'll proceed to the next topic. Okay, so now let's talk about work done by a variable force. मतलब अभी तक जो हम वर्क डन की बात कर रहे थे वहाँ पर हमारा फोर्स जो था वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा था, और उस कांस्टेंट फोर्स से बॉडी डिस्प्लेस हो रही थी। तो अगर हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, और उस समय हम वर्क डन निकालते हैं। एंड वी डिड सम क्वेश्चंस आल्सो। अब हम बात करेंगे कि क्या हो अगर वेरिएबल फोर्स हो, मतलब हम ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अलग अलग इंस्टेंट पर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, कभी फोर्स इंक्रीज कर रही है, कभी फोर्स डिक्रीज कर रही है। तो इस केस में हम वर्क डन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बेसिकली इस केस में जब आपका फोर्स वेरिएबल होता है तो हम मेथड ऑफ कैलकुलस की हेल्प से फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम वेरिएबल फोर्स की बात करें, चलिए हम पहले कांस्टेंट फोर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ पर प्लॉट करें तो फोर्स लगाएंगे तब डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स नहीं लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको हम एक्स एक्सिस पर नहीं वाई एक्सिस पर रखते हैं।
और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम x पर रखते हैं। ऑलराइट, तो x हमारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वो हमारा फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमारा फोर्स यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि हर एक समय, हर एक इंस्टेंट पर फोर्स की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इस टाइम पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक्स वाई एक्सिस को कंसिडर करते हैं या एक्स वाई प्लेन को कंसिडर करते हैं, तो उस प्लेन का एरिया आपको मिलेगा y इंटू एक्स। मतलब अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है तो आप y और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एक्स वाई प्लेन का एरिया मिल जाएगा आपको। अब आपने यहाँ पर रखा है फोर्स को, यहाँ पर रखा है डिस्प्लेसमेंट को, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ दिस ग्राफ की, तो दैट विल बी इक्वल टू y इंटू एक्स, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आपको एरिया मिल रहा है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क डन। तो ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज वर्क डन। अब आपको पता है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था तो ये जो पोर्शन है ये रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। तो अगर रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली बाय कैलकुलेटिंग लेंथ एंड breadth and just multiplying length into breadth, you'll get the area under this curve, that is your work done। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये वैल्यू है फोर्स की F जो हमेशा कांस्टेंट है और ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं S। तो आपको पता है कि अगर ये पॉइंट S है तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये S के बराबर होगा, और ये अगर ये पॉइंट F को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑरिजिन से इस पॉइंट तक की दूरी जो है इट शुड बी इक्वल टू F। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो इस केस में जो हमें वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब है? जब आपका फोर्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में आप इस तरह से वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में क्या होगा, देखिए आपका ये ग्राफ है फिर से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में, वाई को हम फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स पे हमने रखा डिस्प्लेसमेंट को। अब अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होगी। यू कैन सी आपका फोर्स जो है जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे फोर्स की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स इज नॉट, इट डोंट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। तो अब अगर हम इस केस में निकालना चाहते हैं वर्क डन, तो इस केस में हम कैसे वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ तक हमारा फोर्स है। अब यहाँ पर हम वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वर्क डन मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस एक्स वाई एक्सिस में आप y और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मतलब इस ग्राफ का एरिया ही आपको वर्क डन देने वाला है। तो अब इस केस में अगर हम इस पर्टिकुलर फोर्स, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा जो इस स्लोप के नीचे है। सो वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व। तो इसको हम कैलकुलेट करके वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एरिया से हमें मिलेगा वर्क डन। So this particular area will give you work done। लेकिन फिर बात यहाँ पर यह आती है कि पहले वाले फिगर में जहाँ पर फोर्स कांस्टेंट था वहां पर आपका एक रेगुलर डायग्राम बन रहा था जहाँ पर आपको बेसिकली एरिया निकालना था एक रेक्टेंगल का, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट उसी की प्रोपोर्शनल है और वो एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको फाइंड आउट करना था। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल फोर्स की तो वेरिएबल फोर्स में फोर्स वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो कर्व है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर आप कैसे इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस इज नॉट ए रेगुलर फिगर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम बहुत ही पतला से एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, बहुत ही पतला स्ट्रिप। यहाँ पर हालांकि मैं उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाऊंगा लेकिन इतना ब्रॉड होता नहीं है ये बहुत ही फाइन स्ट्रिप है। अब ये जो बहुत ही छोटा बहुत ही पतला सा स्ट्रिप है इसका एरिया भी बहुत कम होगा, बहुत ही छोटा सा एरिया होगा। मतलब इस स्ट्रिप के अंदर आने वाला एरिया बहुत छोटा है, मतलब ये एक बहुत ही छोटे वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम देखें कि ये जो स्ट्रिप है ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ही है। अब इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है ये बहुत छोटी थिकनेस है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये dx है और स्ट्रिप की जो हाइट है
वो एक फोर्स F के प्रोपोर्शनल है। अब ऐसे दूसरा स्ट्रिप बनाएंगे तो उसकी हाइट कुछ और होगी, लेकिन उसका भी थिकनेस बहुत ही छोटा होगा। तो अब क्योंकि ये एक बहुत ही पतला, बहुत ही फाइन स्ट्रिप है, तो इसके अंदर बहुत ही छोटा सा एरिया आ रहा होगा, तो दैट वेरी स्मॉल एरिया विल गिव यू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इस केस में बहुत छोटा वर्क डन अगर हम निकालें तो दैट विल बी DW। अब ये D रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि DX जो है इट इज वेरी थिन, ये जस्ट पॉइंट साइज की थिकनेस होती है, DX से स्मॉल थिकनेस पॉसिबल नहीं होती। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिकनेस दैट वी हैव कंसिडर्ड। तो अब यहाँ पर हम इस तरह के एक स्ट्रिप के एरिया को निकाल करके उनको ऐड कर देंगे। अगर हम मान लें ये x1 है और ये x2 है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स हम बना लें x1 से x2 तक, और उन सारे स्ट्रिप्स को ऐड कर दें तो हमें ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका है नहीं, क्योंकि आप देखें अपर साइड को, तो अपर साइड एक कर्व की तरह है, तो हम उसको, उसके एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स के एरिया को निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो हम इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया हमें मिल जाएगा। तो एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप जिसका थिकनेस dx है, उसकी लंबाई f के बराबर है, तो इस ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो इसका एरिया हमें मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब f इंटू dx। अब ये जो एरिया है f इंटू dx के थ्रू जो हमें मिल रहा है, वो एक बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस वर्क डन इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय DW। अब अगर हम पूरा का पूरा वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो हमें पूरा का पूरा वर्क डन मिलेगा बाय इंटीग्रेटिंग दिस स्मॉल वर्क डन। तो ये बेसिकली DW की जो वैल्यू है ये f dx है, जहां पर हम इस इंटीग्रेशन को कहां से कहां तक करेंगे, x1 से लेकर के x2 तक, तो x1 टू x2। तो इस तरीके से हम निकालेंगे वर्क डन जब हमारा फोर्स कैसा हो, वेरिएबल फोर्स हो। सो दिस फॉर्मूला विल गिव यू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मैं एक बार फिर से इसको क्विक रिव्यू करके दोबारा से रिकैप करता हूँ। देखिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मतलब पहले अगर फोर्स कांस्टेंट था तो बहुत इजीली हम वर्क डन निकाल पा रहे थे, लेकिन अब अगर हम वेरिएबल फोर्स की बात करें तो हम कैसे वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स? तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले समझते हैं कि हम कांस्टेंट फोर्स के केस में कैसे क्या कर रहे थे, एक्चुअली हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब अगर हम ग्राफ पे रखते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो फोर्स को हमने रखा y एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट को हमने रखा है x एक्सिस पे। अब आपको पता है कि कोई भी प्लेन है तो प्लेन का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से ही आपको मिलता है। अब ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है इस एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के कॉम्बिनेशन से हमें एक xy प्लेन मिलता है। अब अगर इस xy प्लेन की एरिया की बात करें तो हमें y को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, तो हमें पूरा का पूरा xy प्लेन का एरिया मिलेगा। अब यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर हमने y पे रखा फोर्स को, x पे रखा डिस्प्लेसमेंट को, तो जब हम y इंटू एक्स करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वर्क डन मिलेगा। अच्छा, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट, तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से ही हुआ। तो यहाँ पर हमें एक रेगुलर फिगर मिलता है जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में मिलेगा। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आप सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेरिएबल फोर्स की बात करें तो यहाँ पर फोर्स क्योंकि चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो फोर्स की अलग अलग वैल्यू होगी। सो यू कैन सी यहाँ पर जो आपको कर्व मिलता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं तो आपको उस कर्व के नीचे का पूरा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये रेगुलर फिगर तो है नहीं कि आप एरिया फाइंड आउट कर सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। एक बहुत ही फाइन स्ट्रिप बनाते हैं जिसकी थिकनेस बहुत छोटी है, एक पॉइंट साइज की थिकनेस होगी। सो दैट थिकनेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय dx, क्योंकि यहाँ पर उतना माइन्यूट स्ट्रिप में नहीं बना सकता था, तो मैंने एक ब्रॉड स्ट्रिप से उसको रिप्रेजेंट किया है, बट आपको समझना है कि बहुत पतला स्ट्रिप है वो। अब इस तरह के सारे स्ट्रिप्स मैं ड्रॉ करूंगा x1 से x2 तक, उन सारे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्टली ये वाला एरिया मिल जाएगा, दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अब इस छोटे से स्ट्रिप में जो वर्क डन है वो भी काफी छोटा होगा। सो वेरी स्मॉल वर्क डन DW इज गिवन बाय f dx। तो हमें अगर पूरा वर्क डन चाहिए तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट वर्क डन W विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब DW का मतलब है f डॉट dx। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट तो हमें मिलेगा integration of f dx from x1 to x2, that will give us the entire required area. So this is the formula that we should implement when we are supposed to find work done by variable force. Now अब यहाँ पर भी एक केस हो सकता है कि अब अगर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना काम कर रहा हो,
तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम इसको इस तरह से लिखेंगे वेरिएबल फोर्स के केस में, वेरिएबल फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गोइंग फ्रॉम x1 to x2. So this is the general formula for work done in case of variable force. So this is work done by variable force. अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, वेरिएबल फोर्स है वो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो इट विल बी एफ टी एक्स। अगर वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल बना रहा है, मतलब 60 डिग्री या 45 डिग्री या 30 डिग्री जो भी एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा एफ डी एस कॉस थीटा, वहाँ पर हम कॉस थीटा को भी इंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखें तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। Okay, so first question, a woman pushes a trunk on railway platform which has a rough surface. So she applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meters. So up to 10 meter उसने 100 Newton का force apply किया. Thereafter she gets progressively tired, वो थक जाती है, and her applied force reduces linearly. और धीरे धीरे उसका अप्लाइड फोर्स जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो घटना शुरू होता है लीनियरली विथ अ डिस्टेंस 250 न्यूटन। मतलब पहले उसने फोर्स लगाया था 100 न्यूटन का, जो अब लीनियरली डिक्रीज होकर के आ गया 50 न्यूटन पर। द टोटल डिस्टेंस मूव्ड by which the trunk has been moved is the total distance by which the trunk has been moved is 20 मीटर। मतलब ट्रंक को टोटल 20 मीटर तक मूव किया गया, जिसमें पहले 10 मीटर तक तो उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन उसके बाद वो थक रही थी, तो उसका फोर्स जो है वो लीनियरली डिक्रीज होकर के 50 न्यूटन हो गया। और हमें बताना है कि कितना वर्क डन हुआ इस 20 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में। तो उसके प्रोपोर्शनल यहाँ पर एक ग्राफ हमने बनाया है, देखिए यहाँ पर यू कैन सी कि एक 100 न्यूटन का फोर्स है जो कि अप टू 10 मीटर्स कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। उसके बाद अगले 10 मीटर में ये जो फोर्स है वो 100 न्यूटन से लीनियरली घट करके 50 न्यूटन हो जाता है। सो दिस इज द केस। नाउ अगर हमें यहाँ पर बताना है वर्क डन, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर थ्रू आउट 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है ये कांस्टेंट फोर्स से नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स है जो इस पूरे के पूरे वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमें पता है कि अगर हमें निकालना है वर्क डन, इट मीन्स हमें ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि आप देखें उसका ऊपर जो सरफेस है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, तो आप फर्स्ट 10 मीटर तक देखेंगे तो इट्स अ रेक्टेंगल, और 10 मीटर से 20 मीटर के तक देखेंगे तो इट्स अ ट्रेपीजियम। तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकालना भी जानते हैं और ट्रेपीजियम का एरिया निकालना भी जानते हैं, तो दोनों के एरिया निकाल करके आप उनको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द एंटायर एरिया दैट विल गिव यू द एंटायर वर्क डन। सो यहाँ पर देखें कैसे निकाल सकते हैं इसको। वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको नाम दे देते हैं हम लोग, लेट्स नेम इट, इसको बोलते हैं ए, दिस इज बी सी, ये पॉइंट हो जाएगा डी, एंड देन वी हैव ई, एंड देन वी हैव एफ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ trapezium DCEF. So area of rectangle is length into breadth। अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो लेंथ कितना है 100 न्यूटन और ब्रेथ कितना है 10 मीटर। सो इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा 100 इंटू 10 प्लस, अब हमें बताना है ट्रेपीजियम का एरिया। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, लेट मी राइट डाउन, it will be half into sum of parallel sides into height। Now if we talk about height, height का मतलब होता है पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी, तो ये होगा इसका हाइट। एंड
ये एक पैरेलल साइड है और ये दूसरा पैरेलल साइड है, तो अकॉर्डिंगली इफ यू राइट हियर, ये हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड जो है ये है 100 न्यूटन और दूसरा साइड जो है वो है 50 न्यूटन का, इनटू हाइट जो होगा वो 20 और यहाँ पर 10, तो 20 माइनस 10 मीन्स हाइट कितना होगा यहाँ पे 10 मीटर, सो इनटू 10 यू कैन सॉल्व इट, ये हो जाएगा 1000 प्लस 150 इंटू 5, so it is 1000 plus 750 that is 1750 जूल ऑफ वर्क। तो यहाँ पर हमने देखा ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किस क्वेश्चन को जहाँ पर हमें वेरिएबल फोर्स दिया हो। अब यहाँ पर बेसिकली हमें कैलकुलस का यूज़ नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारा अपर एज जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन था, तो हमें दो रेगुलर फिगर्स मिल गए, ट्रायंगल, एक ट्रेपीजियम और दूसरा रेक्टेंगल, हमने निकाल लिया इसका वर्क डन बाय कैलकुलेटिंग द एरिया। लेकिन अगर वो कर्व्ड हो तो फिर वहां पर हम मेथड ऑफ कैलकुलस यूज करेंगे। अच्छा देखते हैं एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हियर वी हैव a particle moves along the x-axis from x equal to 0 to x equal to 5 meter under the influence of a force which is given by F equals to 7 minus 2x plus 3x square and we have to find the work done in this process। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है force as a function of x 7 minus 2x plus 3x square और हमें निकालना है वर्क डन और हमें लिमिट्स दी हुई है कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक निकालना है। तो वी कैन फाइंड द वर्क डन बिकॉज यू कैन सी ये जो फोर्स होगा इट्स ए वेरिएबल फोर्स। आप अलग अलग पोजीशंस पर देखेंगे, मतलब x की वैल्यू को चेंज करके देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, सो इट्स ए वेरिएबल फोर्स। यहाँ पर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो इट्स अ वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स के केस में आप वर्क डन निकालना जानते हैं, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx फ्रॉम x1 टू x2। तो अब यहाँ पर देखिए पार्टिकल जो है वो भी मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस और जो फोर्स है ये भी अलोंग x एक्सिस ही काम कर रहा है, सो देयर इज नो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब यू कैन से द एंगल इज जीरो, सो इट विल बी सिंपली F dx। तो अगर हम वैल्यू पुट करें फोर्स की तो इट इज 7 minus 2x plus 3x square integrated with respect to x from x equal to 0 to x equal to 5। So you can integrate it, जब हम इसको integrate करेंगे तो it will be 7x minus 2x square by 2 plus 3x cube by 3 from 0 to 5। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 7 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करने के बाद सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएगी कि लोअर लिमिट इज़ ज़ीरो, अपर लिमिट इज़ 5, लोअर लिमिट इज़ ज़ीरो। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 35 माइनस 25 प्लस 125 इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में 0, so ultimately the answer will be 135 joule। So this is how we can calculate the work done when a variable force is given to you। Okay, now next topic is energy, और एनर्जी में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी तक अपनी स्टडी को लिमिटेड रखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ kinetic energy and potential energy, so that we are going to discuss in next video। Thank you।